हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं फिजिक्स में बहुत क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। जब हमने साइंस का सिलेबस बताया था उसी में बताए थे कि क्या है, आपके जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें प्रकाश का परावर्तन एवं प्रकाश का अपवर्तन को एक ही चैप्टर में रख दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम क्या बोले कि एक चैप्टर में लेंगे तो लगेगा कि बहुत लंबा चैप्टर है, इसीलिए दोनों को हम अलग अलग भागों में तोड़ दिए, 2 भाग में तोड़ दिए। एक को बना दिए प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन, तो चैप्टर 1 वो हो गया, और चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो इसीलिए ये एक ही पार्ट का एनसीईआरटी के अनुसार ये एक ही चैप्टर है। ठीक है, जो प्रकाश का परावर्तन का जो पिछला लेक्चर आपने देखा, जितना लेक्चर देखा वो, और ये भी पर चैप्टर 1 ही का पार्ट है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, पढ़ाने के लिए अपने सुविधा के लिए क्या किए, अलग अलग कर दिए, ताकि आपको ये नहीं लगे कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। समझ में आया? क्योंकि देखते हैं ना, 12 चैप्टर देख करके थोड़ा मन क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाता है। ठीक है ना, इसीलिए तो देखिए, तो देखे हैं प्रकाश के परावर्तन का जो भी टोटल लेक्चर देखे हैं, उसको ये नहीं है कि अब चैप्टर ख़त्म हो गया तो बंद करके और घर के अलमीरा में धा दे उसको अगरबत्ती दिखाने के लिए। ठीक है ना, क्या करना है, आगे भी पढ़ते रहना है और उसको भी रिवीजन करते जाना है। जब आप बार बार रिवीजन करते चलिएगा तो बाद में ऐसा होगा कि आप 1 घंटा के अंदर में टोटल चैप्टर रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसीलिए बरमहल रिवीजन उसको करते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए आज है लेक्चर नंबर 1। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब मुझे, जैसे परावर्तन का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता था, तो वहाँ पे एल था, यहाँ पे आर लग जाता है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन। तो प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये आज पहला लेक्चर है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन जानने से पहले हमें एक टर्म जानना होगा कि विरल माध्यम और संघन माध्यम। तो वहाँ पे डायरेक्ट बताया, इससे पहले सोचा कि पहले विरल माध्यम और संघन माध्यम को क्लियर कर दे, उसके बाद हम प्रकाश का अपवर्तन बताएंगे। तो देखिए, विरल माध्यम और संघन माध्यम क्या होता है। विरल माध्यम यानी डेंसर मीडियम, और सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम, और विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम। ठीक है, तो ये दोनों जो टर्म है वो एक अपेक्षिक टर्म है। ठीक है ना, किसी के सापेक्ष होगा, अकेला में नहीं होगा। जैसे कहेंगे कि बड़ा छोटा, ये सब क्या है, कंपैरेटिव टर्म है। क्या है, कंपैरेटिव टर्म है। हम कहेंगे बड़ा, क्या बड़ा, माने किसी से कंपेरिजन करके ना कहेंगे कि मैं उससे बड़ा हूँ, वह मुझसे छोटा है। तो ये सब क्या है कि किसी दूसरे के साथ हम कंपैरिजन करिए के बता सकते हैं। तो वैसा ही ये सघन और विरल भी टर्म वैसा ही है, क्या, कंपैरिजन करने वाला है। तो हम क्या करेंगे, 2 माध्यम के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि प्रकाश का वेग जिसमें कम है, क्या है, प्रकाश का वेग जिसमें कम है, प्रकाश का वेग जिस माध्यम में कम है, प्रकाश का वेग जिस माध्यम में क्या है, कम है, तो माध्यम क्या कहलाएगा, सघन माध्यम। किसके अपेक्षा में, जिस माध्यम से हम इसको कल्पना कर रहे हैं। ठीक है ना, सघन। और प्रकाश का वेग जिसमें अधिक होगा उसको हम क्या कहेंगे, विरल। प्रकाश का वेग जिसमें अधिक होगा उसको क्या कहेंगे, विरल। ठीक है, और जिसमें कम होगा सघन। यानी, और ये किसके तुलना में, जिसके तुलना में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि आप किस में अधिक है और किस में कम है, तो उसके लिए कम से कम एक मीडियम की हमको आवश्यकता पड़ेगी ना। तो एक मीडियम लेंगे और वहाँ पे देखेंगे, क्या करेंगे कि किस में वेग, प्रकाश का वेग ज़्यादा है और कौन में कम है। तो जैसे हम बता दें हवा और पानी में, तो जब प्रकाश का परावर्तन बताया था तो वहाँ पे वेग बताए थे ना, तो हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या है, 2.25 मीटर, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा है। इसका अर्थ है कि हवा क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया, और पानी क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। ठीक है, तो देखिए, तो इसीलिए इसको बाद में और जानिएगा जब
अपवर्तनांक पढ़िएगा ना, माध्यम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी टर्म है कि कौन माध्यम क्या होगा, अपवर्तनांक बता देता है, ठीक है। तो वो सब बाद में देखिएगा, अभी हल्का हिंट्स इसलिए दे रहा है ताकि आपको अपवर्तन समझाएंगे उस समय दिक्कत नहीं हो। तो देखिए क्या वही बात को लिख दे कि यदि हम दो माध्यम को लेंगे और जिस माध्यम में क्या होगा, प्रकाश का वेग कम होगा, वो दूसरे माध्यम की अपेक्षा क्या कहलाएगा, विरल माध्यम। और जिस कम होगा ना, कम होता है तो सघन, कम होता है तो सघन माध्यम। और जिस माध्यम में क्या होगा, प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा, वो माध्यम क्या कहलाएगा, विरल माध्यम, ठीक है। यानी भीड़ वाला चीज़ क्या कहलाता है, सघन, और मैंने कि भीड़ वो नहीं हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, विरल। तो ऐसा ही है, इसका अर्थ है कि मैंने प्रकाश वेग अधिक है, इसका अर्थ क्या है कि वहाँ उसके बीच में उसके से टकराने के लिए कोई भी दूसरा पार्टिकल कम है उपलब्ध, ठीक है। और सघन का मतलब क्या कि उसमें टकराने के लिए एकदम आदमी सब घिरा हुआ है, उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, इसीलिए ना उसका वेग कम जाएगा, ठीक है। जैसे आप ही भीड़ भड़ा का रोड पर नहीं रहता होगा तो क्या कीजिएगा, बाइक से जाइएगा, साइकिल से जाइएगा, क्या जाइएगा, स्पीड में जाइएगा, तो मीडियम क्या हो गया, उस समय विरल माध्यम हो गया। और कहीं पर मार्केट में है तो मार्केट में तेजी से निकाल लीजिएगा, नहीं ना निकालिएगा, आपका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो वो क्या है, सघन माध्यम। समझ में आ गया। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मिटा दे। अब देखिए इसके अंतर्गत जो मेन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए तो ये क्या होता है, जब हम प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट किए तो पहला ही दिन बताए थे कि क्या होता है कि कोई रे किसी सतह पर आपतित होता है तो तीन प्रकार की घटना होता है। पहला तो इसी पर क्या करेगा, उसको अवशोषित कर लेगा, तो वो अवशोषण हो गया। क्या करेगा, उसको रिटर्न उसी माध्यम में भेज देगा, तो क्या होगा, परावर्तन हुआ। और क्या करेगा, दूसरा माध्यम में चला जाता है तो वो अपवर्तन होता है। तो इस माध्यम को आपने पढ़ लिया, अभी इस माध्यम को यानी इस घटना को आपने पढ़ लिया, अभी इस घटना को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि बताया था कि सतह पर डिपेंड करता है। तो परावर्तन के लिए क्या चाहिए, सतह कैसा चाहिए, चमकीली चाहिए सतह और चिकनी चाहिए सतह। अब यहाँ पर क्या है, चमकीली सतह चाहिए, और यहाँ पे क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि जब तक पारदर्शी नहीं होगा तब तक दूसरा माध्यम में जा नहीं सकता है। तो क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, कि जब प्रकाश की किरणें, तिरछी प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, क्या किया, प्रकाश की तिरछी किरणें, जैसे मान लीजिए दो माध्यम है, ये हवा हो गया और ये पानी हो गया, ठीक है ना। तो क्या करता है, जब प्रकाश की तिरछी किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो वो क्या होता है, अपने पथ से परिवर्तित होकर के जाती है, दूसरे माध्यम में अपने पथ से परिवर्तित होकर के जाती है। जैसे ये हुआ, आया तो इसका ऐसे ना रास्ता जाना चाहिए, तो क्या करेगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक। या क्या करता, पानी से हवा में जाता तो ऐसे भाग जाता, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाते हैं, तो क्या करता है, संपर्क सतह से अपने पथ से मुड़कर दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है ना। और प्रकाश के इस प्रकार के मुड़ने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ गए कि क्या हुआ, प्रकाश आया, प्रकाश आने के बाद क्या हुआ, जब ये दूसरा माध्यम में गया तो क्या करेगा, मुड़ जाएगा, और मुड़ जाएगा तो इसी को घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो एक मिनट देखिए कि पहला चैप्टर में आपने पढ़ा था, हम ही ने बताया था क्या कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, तो फिर तो यहाँ देखिए तो टेढ़ी रेखा हो गया। तो प्रकाश सीधी रेखा में कब तक गमन करता है, जब तक वो एक माध्यम में ट्रैवल करता है। कब तक वो एक सीधी रेखा में गमन करता है, जब तक वो एक माध्यम में ट्रैवल करता है। यानी कि हवा हुआ तो हवा में ये कैसे जाएगा, तो सीधा रेखा जाएगा, ऐसे जा रहा था ऐसा ही जाएगा, ठीक है। ये या पानी में है तो देखिए ना, इसके बाद ये आया तो यहाँ से सीधा है कि नहीं, यहाँ से टेढ़ा नहीं ना हुआ, टेढ़ा नहीं ना हुआ। तो क्या होता है कि प्रकाश जब तक एक सीधी रेखा में गमन करेगी तब तक क्या होगा, उसका
वो एक माध्यम में गमन करेगा, तब तक सीधी रेखा में गमन करेगा। ठीक है, फिर देखिए वहाँ पर हम आई और आर के लिए क्या करते थे, यहाँ पे अभिलंब ड्रॉ करते थे, यहाँ पर क्या करते थे, अभिलंब ड्रॉ करते थे। तो अभिलंब ड्रॉ करें तो क्या होता था, ये क्या हुआ, आपतित किरण, ये क्या हुआ, आपतित किरण। और यहाँ पे देखते थे ऐसे चला जाता था, वो परावर्तित किरण था। तो यहाँ नीचे आ रहा है और ये घटना किसका, अपवर्तन का, तो इसलिए किरण क्या कहलाएगा, अपवर्तित किरण। क्या कहलाएगा, अपवर्तित किरण। और ये कोण ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अभिलंब डालते थे आपतन बिंदु पर तो अभिलंब हो गया, अभिलंब हो गया। तो ये क्या होता है, कोण आई, क्या होता है, कोण आई। और यहाँ पर भी क्या होता था, आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता था वो क्या कहलाता, आर। तो यहाँ पर भी आर ही कहलाएगा, लेकिन वहाँ पे परावर्तन कोण कहलाता था, और यहाँ पे क्या कहेगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है, वहाँ पे परावर्तन कोण और यहाँ पे अपवर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है, तो देख लिए। ठीक है, समझ गए ना। अब हम क्या करते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको पहले लिख देते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, क्योंकि बोर्ड में ये सब थ्योरी पूछता है, इसलिए जरूरी है। देखें तो नोट करा दिए। प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब प्रकाश की तिरछी किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में अपने मूल पथ से परिवर्तित होकर के, परिवर्तित होना का मतलब मुड़ना, ठीक है ना, परिवर्तित होकर प्रवेश करती है, तो प्रकाश के इस तरफ मुड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल लेकर के दिखाए। यहाँ पे क्या है, हवा है, क्या है, हवा है, क्या है, हवा है। और हवा कैसा हवा है, और ये क्या है, पानी है। तब दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो पाएंगे क्या कि हवा में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, तो इसलिए क्या हो गया, ये विरल माध्यम हो गया। और पानी में हवा के अपेक्षा क्या होता है, प्रकाश का वेग कम होता है, इसलिए हो गया सघन माध्यम। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, एक तिरछी किरण को आपतित कराया इस बिंदु पे, इस बिंदु पे। तो क्या हुआ, इसका मूल पथ तो ये वाला ना हो जाता, मूल पथ ये हो जाता ना, लिख भी दिया है मूल पथ ओरिजिनल पाथ। ठीक है, तो ये वाला होता, लेकिन क्या किया कि ये इससे हट कर, यानी कि इससे परिवर्तित होकर के, मुड़ करके अपवर्तित हुआ। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ से जाता लेकिन ऐसे चला गया, तो ये क्या हुआ, ये आया तो आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे, और ये आई है तो ये क्या है, आपतन कोण है, क्या है, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सब आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ देखे हैं तो लेक्चर को जाकर के पहले देखें। ठीक है ना, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और क्या करते हैं, जो 90 डिग्री का रेखा सीधा आपतन बिंदु पर डालते हैं वही ना अभिलंब कहलाता है। तो ये आपतन बिंदु हुआ, इस पर एक सीधी रेखा खींच दिया और जो क्या करें, संपर्क सतह के बीच 90 डिग्री का कोण बनाया, तो इसलिए क्या हो गया, अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। तो ऐसा ही क्या होगा, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को हम आर यहाँ पर भी कहेंगे, लेकिन नाम अलग हो जाएगा। ये कोण कौन होगा, अपवर्तन कोण होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ठीक देख लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आता है तो क्या हुआ कि ये अभिलंब की तरफ मुड़ गया। क्यों मुड़ा, क्योंकि आप कहीं पे बताया कि कहीं पर आ रहे ऐसा जगह पर जो एकदम रोड खाली था, लेकिन आगे मार्केट में, तो आगे मार्केट में आपको जाना है, मार्केट को पार करना है, तो आप हर समय क्या चाहिएगा कि हम कम से कम दूरी तय करके हम मार्केट के बाहर जाएं। तो क्या कीजिएगा, और जिस पथ से आ रहा है उधर मुड़िएगा तब जाएगा, उधर जाइएगा तो और लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो क्या कीजिएगा, आप चाहिएगा एकदम सीधा से सीधा हम जाए, तो सीधा की तरफ हल्का हल्का मुड़ने की कोशिश कीजिएगा, जितना मुड़ाएगा उतना ही ना मुड़िएगा। तो वही क्या करता है, जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया तो क्या करता है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में इसीलिए देखा है, तो यहाँ पे ऊपर में हम विरल माध्यम ले लें, देख लीजिए तीर का निशान ऐसे दिया हो, यानी कि आपतित किरण कहाँ से आ रहा है, सघन माध्यम से आ रहा है, और किस में आ रहा है, विरल माध्यम में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा। अब जैसे ही क्या कीजिएगा, कहीं भीड़ भड़ाका में से आइएगा, तो भीड़ भड़ाका में से आइएगा, जब भी रोड पर निकलते खुला रोड पर, तो क्या करते हैं, मनमौजी की तरह दूर होकर के भागते हैं, जल्दी और स्पीड में भागते हैं। ठीक है ना, तो यही क्या हुआ कि यहाँ से आया तो दूर होकर के भागा, अभिलंब ये हुआ। तो अभिलंब से क्या किया, ये मूल पथ था उसका, तो उससे और दूर भाग गया। ठीक, देखिए तो पहला बात आपने क्या सीखा कि
देखिए वहाँ पे कोण आई बराबर कोण आर होता था, लेकिन यहाँ पे देखिए आई और आर, देखिए यहाँ पर आई क्या है, आर क्या है, आई से छोटा है, और यहाँ पे आर क्या है, आई से बड़ा है, क्योंकि आई इतना ही के बराबर ना होगा, ये ना आई हुआ, लेकिन ये पूरे क्या हो गया, देख रहे हैं, तो क्या है, आर बड़ा है आई से, और यहाँ पे देखियो तो आर आई कितना हो जाएगा, ये पूरे हो जाएगा, ये पूरे हो जाएगा, लेकिन आर कितना है, मात्र इतना ही है, तो इसलिए आर यहाँ पे क्या है, छोटा है। तो वहाँ पे देखे तो हर समय आई बराबर आर होता था, लेकिन यहाँ पे आर होगा जो आई से छोटा होगा या बड़ा होगा, दोनों होगा। दूसरा देखे है क्या कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ती है। और तीसरा क्या देखे हैं कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर भागती है। चौथा क्या देखे हैं कि प्रकाश जब तक यानी कि अपना पथ को विचलित नहीं होगा, अपना पथ से परिवर्तित नहीं होगा, जब तक सीधी रेखा में चलेगा तब तक वो, जब तक कि वो एक माध्यम में गमन करेगा, ठीक है। और उसके बाद एक और होता है, जैसे वहाँ पे देखे थे परावर्तन के नियम में क्या होता था कि जब आपतित किरण अभिलंब बन जाता है, यानी कि वो 90 डिग्री संपर्क सतह के साथ 90 डिग्री के साथ आपतित होता है, तो क्या होता है, उसी पर वापस हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो वहाँ पे तो वापस करने वाला था, लेकिन ये पार करेगा तो क्या करेगा, सीधा पार करेगा, यानी बिना विचलित के पार करेगा। जब वो क्या करेगा, लंबत आपतित होगा संपर्क सतह पर, तो वो क्या करेगा, बिना मुड़े दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, ठीक है। क्योंकि सीधा जाइए रहा है तो वो कहाँ में मुड़ेगा, सीधा ही जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर हम जो नोट बताए उसको नोट करा देते हैं। देखिए तो पहला क्या होता है, अपवर्तन कोण आर आपतन कोण आई से छोटा या बड़ा होता है। दूसरा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तीसरा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर भागती है, जैसा आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा। चौथा, प्रकाश की किरण तब तक सीधी रेखा में गमन करेगी जब तक वो एक माध्यम में, एक पारदर्शी माध्यम में गमन करेगी, ठीक है। और पांचवा बात कि जब किरण क्या हो, अभिलंबित एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो बिना परिवर्तित के, बिना अपने मूल पथ के परिवर्तित के क्या होती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए हवा और पानी है, तो यहाँ देखिए कोण आई और कोण आर कितना होगा, 0, क्योंकि अभिलंब वही है और वही है आपतन कोण। तो आपतित किरण, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो न होता है आई, तो उसके बीच में क्या कोण बन रहा है, 0, तो इसलिए कोण आई और कोण आर क्या होगा, 0 होगा। इसी स्थिति में केवल आर और आई बराबर होता है, नहीं तो हमेशा आर और आई छोटा और बड़ा के कंडीशन में रहता है, ठीक है। तो नोट कर कीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम देखेंगे अपवर्तन के नियम। क्या देखेंगे, अपवर्तन का नियम। तो जैसे आपने परावर्तन का नियम देखे थे 2, तो यहाँ पर भी अपवर्तन का 2 नियम है, अपवर्तन का 2 नियम है, ठीक। तो वहाँ क्या हुआ था कि परावर्तन में पहला नियम जो था वही यहाँ पर भी है, लेकिन दूसरा नियम में वहाँ पे क्या था, कोण आई बराबर कोण आर, लेकिन कोण आई और कोण आर यहाँ पे बराबर है नहीं। तो दूसरा क्या नियम है सो हम दिखाते हैं, ठीक है। पहले इसे नोट कीजिए। देखिए तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम यानी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रथम नियम क्या होता है, जैसा परावर्तन का नियम वही अपवर्तन का नियम, प्रथम नियम वही है। क्या क्या, आपतित किरण अपवर्तित किरण, तो वहाँ पे अपवर्तित किरण के जगह पर क्या था, परावर्तित किरण, यहाँ पे क्या अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है, ठीक। अब दूसरा देखिए, द्वितीय नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं, क्योंकि इस नियम को स्नेल से हमने खोजा था, इसलिए उस द्वितीय नियम कहिए या स्नेल का नियम कहिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। स्नेल्स लॉ। तो क्या होता है कि किन्हीं 2 माध्यम में, स्नेल से हमने क्या कहा है कि किन्हीं 2 माध्यम में प्रकाश के किसी विशेष रंग की किरणों के लिए, सब किरणन के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो कोई एक खास किरण को हम लेंगे, ठीक है, ये नहीं है कि सब रंग के किरण के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर ले, किसी खास रंग के किरण के लिए
क्या होता है, आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया, आपतन कोण की जाया, जाया साइन को बोलते हैं, ठीक है। तो आपतन कोण की जाया तो साइन आई, और अपवर्तन कोण की जाया यानी कि साइन आर का अनुपात एक नियतांक, स्थिरांक या कांस्टेंट होता है। नियतांक, स्थिरांक या कांस्टेंट होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए, जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिखा है, क्या है ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, और ये क्या है अपवर्तित किरण है। तो ये क्या हुआ I1 R1 हुआ। फिर दूसरा है ये हम आपतित कराए तो इसके बीच I2 R2 बना, I3 R3 बना। इसका अर्थ है कि जैसे आपतन कोण की जाया तो क्या हो गया साइन I1 अब बाई साइन R2, ठीक है, निकालेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे साइन I2 बाई R1 जिसका लेंगे उसी का ना, और साइन I2 बाई साइन R2, साइन I2 बाई साइन R2, और क्या साइन I3 बाई साइन R3, साइन I3 बाई साइन R3। तो नियतांक कहने का मतलब, कांस्टेंट का मतलब, इस सब का जब अनुपात निकालेंगे ना, तो जैसे इसका अनुपात अगर 2 आएगा तो इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा। समझ में आया कि क्या, कि इसका 2 आया तो इसका भी 2, इसका भी 2, यानी कि एक का अनुपात निकाल लिया, उसके बाद कितना भी डिग्री पर आपतित कराए उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो साइन आई बाई साइन आर का अनुपात होगा वही इसका भी होगा, इसका भी होगा, यानी कि कितना भी डिग्री पे हम आपतित कराए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए क्या होगा, ये सब का मान बराबर होगा। तो आप बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं ना, तो बराबर बराबर, और ये बराबर क्या होता है, एक क्या होता है नियतांक होता है। नियतांक कहिए या स्थिरांक कहिए, या इसी को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो क्या, फिर देखिए यहाँ तक हुआ। अब क्या होता है, इसी को ये जो साइन आई बाई साइन आर है ना, उसी नियतांक को क्या कहता है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम की अपेक्षा अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये बहुत बड़ा टर्म है, इस पर सेपरेट एक लेक्चर आएगा अपवर्तनांक पर। कल का लेक्चर अपवर्तनांक पर ही आएगा। ये बहुत थोड़ा लंबा टॉपिक है, जितना अपवर्तन को समझने में नहीं दिमाग खराब हुआ उतना टॉपिक है, मज़ेदार है, उसी से न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है ना। तो क्या है, अपवर्तनांक कहलाता है। इस पर विशेष चर्चा कल के लेक्चर में होगा, इस पर एक सेपरेट लेक्चर बन जाएगा, ठीक है ना, इतना बड़ा ये टॉपिक है। तो क्या कहलाता है, अपेक्षा अपवर्तनांक कहलाता है। इसे किस से सूचित करते हैं, म्यू से सूचित करते हैं। तो क्या हुआ कि म्यू से सूचित किए या न्यू से सूचित किए, क्या किससे, या न्यू से सूचित किए, ठीक है, करते हैं। और क्या कह रहा है कि दूसरे माध्यम का, तो दूसरे माध्यम का, ये मान लीजिए कि ये माध्यम 1 है, क्या है माध्यम 1 है, और ये क्या है माध्यम 2 है, ये क्या है माध्यम 2 है। तो क्या कह रहा है, दूसरे माध्यम का, तो जिस माध्यम का कहेगा उसको क्या करेंगे, आगे लिखेंगे। और किसके अपेक्षा, तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के अपेक्षा, तो पहले माध्यम यहाँ पे लिखेंगे, यानी जिस माध्यम की अपेक्षा है तो उसको पहले लिखेंगे और जिसका है उसको बाद में लिखेंगे। तो कह रहा है का अपवर्तनांक कहलाता है, और अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम की अपेक्षा अपवर्तनांक, और बराबर हो गया साइन आई बाई साइन आर। समझ में आया। और ये सब साइन आई बाई साइन आर ये सब बराबर है, तो सब बराबर हो जाएगा। तो यही रहा, ठीक है। और ये कल के लेक्चर का बेस तैयार हो गया कि अपवर्तनांक का, वो अब कल के लेक्चर में हम अपवर्तनांक को समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही बात था कि प्रकाश के अपवर्तन को जाने और प्रकाश के अपवर्तन के नियम को जाने। अब कल के लेक्चर में अपवर्तनांक पर फुली लेक्चर आएगा, ठीक है। बहुत बड़ा वो टॉपिक है। अपवर्तनांक देखने में छोटा है लेकिन वो उसमें मज़ेदार टॉपिक है, समझिएगा भी। उसमें न्यूमेरिकल मिलेगा बढ़िया बढ़िया, सोल्व करने के लिए भी मिलेगा और पूछता भी है उसी से न्यूमेरिकल, ठीक है। यदि वीडियो पसंद होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तथा कैसा लगा वीडियो को बस कमेंट में हमको बताइएगा। अगर
क्लास 10th का, पॉलिटेक्निक का, इस सब का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर प्रत्येक दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का एक एक लेक्चर अपलोड होता है। और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो यहीं पे हम अपना लेक्चर को करते हैं विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।